नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं और आप लोगों के पास फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला मौजूद है, जिसमें हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं और उसका विस्तृत रूप से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइए आज के जो प्रश्न है उसका अध्ययन करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, ये प्रतिदिन रात 8 बजे आपको देखने को मिलता है। इसकी PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मौजूद है। ठीक है, अब हम जहाँ रहते हैं वहीं बगल में ही एक शादी का घर है, वहाँ DJ बज रहा है, तो कुछ आवाज़ उसकी भी आपको सुनने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसे टॉलरेट करिएगा। ठीक है, तो आइए हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में फारस की खाड़ी और लाल सागर स्थित है। आपके प्रश्न हैं आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, इंग्लिश वाले इसको देख लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस आर द पर्सियन गल्फ एंड द रेड सी लोकेटेड। आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक या इंडियन। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना उत्तर दे दिया होगा, सबमिट भी कर रहे होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, हिंद महासागर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फारस की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर में स्थित है। फारस की खाड़ी के आसपास की भूमि 8 देशों, यह भी कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, याद रखिएगा। कौन कौन से 8 देश? बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा साझा करती हैं। ठीक है, तो यही पूछ लेता है कि फारस की खाड़ी किस देश को नहीं साझा करती, तो किसी एक को गलत दे देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रश्न एक है लेकिन उल्लेख में आपको 3 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एक्सप्लेनेशन जरूर देखें। दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दरार घाटी के निर्माण में मदद करती है। कौन कौन सी? भूकंपवाद, दोषयुक्त, मूड़ा या ज्वालामुखी। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, इंग्लिश वाले देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। आपके ऑप्शंस हैं सेस्मोलॉजी, डिफेक्टिव, फोल्डेड या वोल्केनो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, डिफेक्टिव। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि घाटी का निर्माण कैसे होता है, दरार या दोष मुक्त से होता है। यह भूगर्भिक दरार या दोष की क्रिया द्वारा बनाई गई कई उच्च भूमि या पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक पोत के आकार की कम भूमि होती है। ठीक है, एक दरार घाटी एक तराई क्षेत्र है जो पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों के परस्पर संपर्क से बनता है। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ आपका। अगला प्रश्न है हमारा बहुत महत्वपूर्ण, कई एग्जामों में पूछा गया है कि अमेजन नदी का अधिकांश भाग किस देश से होकर बहता है। यह प्रश्न सभी का सही होना चाहिए। ठीक है, इक्वाडोर है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, मिस्र। तो ये प्रश्न सबका सही होना चाहिए कि अधिकांश भाग अमेजन नदी का कहाँ बहता है। इंग्लिश वाले इस प्रश्न को देख लेंगे और अपना उत्तर सबमिट करते रहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, ब्राज़ील। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। अमेजन नदी का अधिकांश हिस्सा ब्राज़ील से होकर बहता है। अमेजन नदी से और तथ्य क्या है कि यह दुनिया में पानी की मात्रा का निर्वहन करने के आधार पर सबसे बड़ी नदी भी है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है। अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है। ठीक है, तो यह एंडीज पर्वत से भी निकलती है, ये भी एक फैक्ट जान लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का एक आकस्मिक हिस्सा है। वो कौन सा है? कुनलुन, पूर्वी घाट, अराकानयोमा या उपरोक्त में से एक से अधिक। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, इंग्लिश वाले भी अपना प्रश्न देख लें। आपके पास 3 से 4 सेकेंड हैं, ऑप्शन देख लें, अपने उत्तर सबमिट करते रहें, फिर हम इसका सही उत्तर बताते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, आराकान योमा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूमि बर्मा की आराकान योमा श्रृंखला से संबंधित एक जलमग्न पर्वत श्रृंखला की आकस्मिक घाटियों के रूप में माना जाता है। ठीक है, और इन द्वीपों में खड़ी ढाल वाली पहाड़ियाँ और आमतौर पर कम पानी रखने की क्षमता के साथ खराब मिट्टी पाई जाती है, शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यह भी महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में पूछा गया है। हम ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला रखते हैं कि जो कई एग्जामों में पूछा गया या पूछे जाने की संभावना बनती है। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? ये किसी न किसी टेस्ट में हमने कराया है। अब ये इस प्रश्न जो गलत करता है या नहीं करता है, हम रिपीट भी करते हैं अपने प्रश्नों को, या देखने के लिए कि आप कितनी ईमानदारी पूर्वक अपना टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इसके पहले किसी एक सीरीज में यह करा चुका गया है।
अमेरिका है, बोलीविया है, घाना या उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये है आपका अमेरिका, बोलीविया, घाना या मोर ऑफ द एबो। इंग्लिश वाले देख लें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, अमेरिका। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ग्रैंड कैनियन एक घाटी का उदाहरण है, ठीक है, और जो एक अपरदन जन्य भूभाग है। अपरदन क्या होती है? यह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मृदा या चट्टान जैसी मृदा की सामग्री को हटा दिया जाता है और इसे पवन या जल जैसे प्राकृतिक बलों द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है? चीनी, सिरका, नमक। केवल सिरके का या चीनी सिरके का या सिरका और नमक का या डी इनमें से तीनों का, ठीक है। तो इस प्रश्न का इंग्लिश वाले अपना देख के अपना उत्तर सबमिट करते रहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन? शुगर, विंगर, साल्ट। और ये आपके ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी। डीजे बज रहा है, इसको टॉलरेट करिएगा, उससे तेज़ मेरी आवाज़ है, आपके कानों तक जा रही होगी। तो खाद्य संचरण फलों और सब्जी जैसे खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने की विधि होती है। भोजन का नष्ट होना सूक्ष्म जैविक विकास के कारण होता है और खाद्य संचरण व्यक्ति को भोजन के जीवन का विस्तार करने और उसे लंबे समय तक संग्रहित करने की अनुमति देता है। यह पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ और इसका जो सही उत्तर था वो आपने देखा डी, तीनों। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये आपको बताना है कि किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या इसकी द्रव्यमान संख्या का निर्माण करती है। आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 1 और 2 या 1 और 2, दोनों में से कोई नहीं। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। ये एक प्रश्न गलत हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में नहीं है, अभी इंग्लिश में आगे होगा, देख लीजिएगा। तो इसे हिंदी में ही समझ लीजिएगा इंग्लिश वालों भी। मतलब ये यही पूछ रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या जिसमें होती है उसे परमाणु संख्या बोलते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें होते हैं उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या तो होगा ही, ये आगे पीछे प्रश्न हो गए हैं, याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक क्या होता है? कि एटॉमिक नंबर जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में समझ लीजिएगा कि किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की कुल संख्या होती है वही क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संयुक्त संख्या होती है वही उसका क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, यानी मास नंबर, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया, इतना आप लोग कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस कण में एक कण तरंग द्विपद है? मेसान है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इंग्लिश में नहीं है प्रश्न, यही एक दो प्रश्न ऊपर नीचे हुए हैं, इसे सही कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, उत्तर सामने आ गया, इसलिए बता देते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पीडीएफ इसकी हमारे चैनल पे मिलती ही है, जय स्टडी पे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक कौन? जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के जांच के दौरान की थी। इलेक्ट्रॉनों को उनकी खोज जिसे उन्होंने शुरू में कार्पस्पर्स कहा था, परमाणु संरचना के ज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव लाया। जब से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बारे में कक्षा की एक व्यवस्थित व्यवस्था में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, सबको आने चाहिए, हर बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। यही वो सिंपल क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। टफ क्वेश्चन हर बंदे से गलत होता है, यही इसलिए मैं टफ और सिंपल दोनों प्रश्नों की श्रृंखला रखता हूँ, क्योंकि टफ गलत हो वो उससे अच्छा है कि जो सिंपल प्रश्न है वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जितने भी टॉपर या जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो यही रणनीति अपनाते हैं कि सिंपल प्रश्न गलत ना हो, और वो तभी संभव है जब उसे आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो खट्टे दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? हिंदी वाले देख लें, इंग्लिश वाले का भी नीचे ही प्रश्न है, आप देख ही रहे हैं। इंग्लिश वाले भी अपना प्रश्न का उत्तर देते रहें, आपके पास 5 सेकंड है, आप देख भी चुके होंगे, अपना उत्तर सबमिट भी कर रहे होंगे। हम जानबूझ के बहुत लंबे क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं लाते, छोटी लाते हैं, 10 से 15 मिनट की ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन 10-15 मिनट में आप एक प्रश्न से 3 प्रश्न निकाल सकते हैं। 10 प्रश्न रहता है, ये मान के चलिए कि 25 से 30 प्रश्न आपका कवर कराते हैं। ये हमारा 18वां सीरीज़ है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास गिरी हालत में 360 से 400 के करीब अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला होगी। ये इसका परिणाम आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खट्टे दूध या दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। दूध का खट्टापन
लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही होता है, और मांसपेशियों में जो थकाव आता है वह लैक्टिक अम्ल जमा होने से ही होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक प्रश्न बनता है और बना भी है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण है वो चीज़ें हैं जिसमें क्या कौन से अम्ल हैं वो देख लेते हैं। जैसे सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। यही पोस्टमार्टम हो जा रहा है सभी अम्लों का। अब बताइए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। नारंगी सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, सारे अम्ल किस किस में पाए जाते हैं आपके साथ डिस्कस हो गया। नींबू के रस का पीएच कितना होता है? पीएच वैल्यू पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये गलत ये भी नहीं होना चाहिए। आपके पास 3.8, 5.5, 6.6 या 2.5 ये दिया गया है। और इंग्लिश वाले देख लेंगे कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ 10 लेमन जूस। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आपने उत्तर सबमिट भी कर दिया होगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी 2.5, या कभी कभी ऐसे दिया रहता है 2 से 3 के बीच। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू किसकी होती है? लेमन की। एक कुछ महत्वपूर्ण रसों के पीएच वैल्यू देख लेते हैं। जैसे अमाशा रस अम्ली 1.0, नींबू का रस 2 से 3 यानी 2.3, सिरका जो होता है 3, टमाटर का रस 4.1 और शुद्ध पानी चीनी का घोल ये होता है 7। याद रखिएगा कि जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वह क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है, तो ये इसका पीएच वैल्यू के हिसाब से चीज़ें डिसाइड करने का है। और अगर लिटमस पेपर को देखते हैं तो लाल लिटमस पेपर को जो नीला कर देता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपके पूरे पोस्टमार्टम हो गए। ये आपके आज के बेहतरीन 10 प्रश्न थे। इसकी पीडीएफ हमारे चैनल जय हो स्टडी में आपको देखने को मिलेगी, वहीं अपलोड होता है पर डे। तो अधिक से अधिक लोगों को यह शेयर करिए। अगर आपको सही लगे खूब सब्सक्राइब करवाइए, अगर आप हमारे इन सब कार्यक्रमों से आपके लिए लाभदायक हों, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें जिसमें आपको सभी सूचनाएं मिलती रहेंगी, इसकी पीडीएफ मिलेंगी, और भी जो कुछ कराए जाते हैं उसके भी पीडीएफ वहाँ पे मौजूद किए जाते हैं। ठीक है, हमारे संस्थान के द्वारा उत्कर्ष सर के मार्गदर्शन में 30 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है। उससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, 30 दिन में कोर्स आपको संपूर्ण कोर्स सर के द्वारा टारगेटेड रूप से कराया जा रहा है। उसकी वीडियो इसके कई बार बता चुके हैं। उससे संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी कोर्स आपको लेना है तो हमारे इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं। नंबर है हमारे 7905901018 और 9453775039। इन दोनों नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी लें। अगर आप इच्छुक हों तो उस कोर्स को परचेज़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।